फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मयंक। माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 11 शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा चैप्टर 11 है कार्य तथा ऊर्जा, मतलब वर्क एंड एनर्जी। तो फ्रेंड्स, पिछले कुछ अध्यायों में हम वस्तुओं की गति के वर्णन करने के तरीकों और गति का कारण और गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और कार्य एक अलग अवधारणा है जो हमें अनेक जो प्राकृतिक घटनाओं को समझने और उसकी व्याख्या करने में सहायता करती है। ठीक है। ऊर्जा और शक्ति का कार्य करने से निकट संबंध है और इस अध्याय में हम इन अवधारणाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करें। फ्रेंड्स, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है ना। और जीवित रहने के लिए सजीवों को उनके मूलभूत जो गतिविधियां हैं वो करनी पड़ती है। और इन गतिविधियों को हम क्या कहते हैं? तो हम इसे जैव प्रक्रम कहते हैं। और इन प्रक्रमों के लिए ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। कुछ अन्य क्रियाकलाप जैसे कि खेलने, गाने, पढ़ने, लिखने, सोचने, कूदने, दौड़ने और साइकिल चलाने के लिए भी हमें ऊर्जा की ही आवश्यकता होती है। और कुछ कठिन क्रियाकलापों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ओके। जंतु भी क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लें, वे कूद या दौड़ सकते हैं, उन्हें लड़ना पड़ता है, अपने शत्रुओं से दूर भागना पड़ता है, भोजन खोजना या आवास के लिए सुरक्षित स्थान खोजना पड़ता है। इसके अलावा कुछ जंतुओं को हम बोझा ढोने, गाड़ी खींचने या खेत जोतने के लिए उपयोग में लाते हैं। इन सभी क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, मशीनों के बारे में सोचिए। उन मशीनों के बारे में जिन्हें कार्य करने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। जैसे कि कुछ इंजनों को पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता क्यों होती है? तो फ्रेंड्स, सजीवों और मशीनों को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है, आप बता सकते हैं? तो चलिए इसी के बारे में हम आगे जानते हैं। हमारा 11.1 है कार्य। तो कार्य क्या है? हम अपने दैनिक जीवन में जिस रूप में कार्य शब्द का प्रयोग करते हैं और जिस रूप में हम उसे विज्ञान में उपयोग करते हैं उसमें अंतर है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम इधर आगे देखेंगे। ठीक है। और कुछ उदाहरण भी देखेंगे उसके। तो 11.1 का 1, कठोर काम करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं। ठीक है। हम इस पॉइंट को डिटेल करेंगे, आगे समझेंगे। ठीक है। तो मान लीजिए आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, है ना, और मतलब पढ़ने में, अध्ययन में बहुत सा समय व्यतीत करते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, चित्र बनाते हैं, अपने विचारों को सुव्यवस्थित करते हैं, प्रश्नों को एकत्रित करते हैं, है ना। और कई लोग जो हैं वो नियमित कक्षाओं में उपस्थित रहते हैं, अपने मित्रों के साथ समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं, प्रयोग करते हैं। और इन सब क्रियाकलापों पर बहुत सी ऊर्जा भी व्यय करते हैं आप। तो सामान्य बोलचाल में आप कठोर काम कर रहे हैं, है ना। यदि हम कार्य को वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार देखें तो इस कठोर काम में बहुत थोड़ा कार्य सम्मिलित है। ओके। तो मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी चट्टान को धकेलने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। मान लीजिए आपके सारे प्रयत्नों के बावजूद चट्टान नहीं हिलती, आप पूरी तरह थक चुके हैं, फिर भी आपने चट्टान पर कोई कार्य नहीं किया। क्यों? क्योंकि चट्टान में कोई विस्थापन नहीं हुआ। ओके। आपने अपने सिर पर एक भारी बोझा रखकर कुछ मिनट के लिए बिना हिले डुले खड़े रहते हैं, आप थक जाते हैं, आपने प्रयास किया। ओके। और बहुत सी ऊर्जा भी व्यय की। क्या आप बोझे पर कुछ कार्य कर रहे हैं? तो हम विज्ञान में जिस प्रकार कार्य शब्द का अर्थ समझते हैं उस रूप में इस स्थिति में कार्य नहीं किया गया, है ना। तो मान लो हम किसी प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए या सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए चढ़कर किसी इमारत की ऊपरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, और या फिर ऊंचे पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं। तो वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार इन क्रियाकलापों में बहुत सा कार्य निहित है ना। बहुत सारा हमने काम तो किया ना, सीढ़ी पे चढ़ा, लेकिन अपने दैनिक जीवन में हम किसी भी लाभदायक शारीरिक या मानसिक परिश्रम को कार्य समझते हैं। कुछ क्रियाकलाप जैसे मैदान में खेलना, मित्रों से बातचीत करना, किसी धुन को गुनगुनाना,
किसी चलचित्र मतलब सिनेमा को देखना, है ना, किसी समारोह में सम्मिलित होना को भी कभी कभी कार्य नहीं समझा जाता। तो कार्य होता क्या है, कार्य क्या होता है, इस बात पर निर्भर है कि हम उसे कैसे परिभाषित करते हैं। ओके, विज्ञान में हम कार्य शब्द को अलग अलग प्रकार के प्रयोग और प्रयोगों से परिभाषित करते हैं। इसे जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे या एक हम क्रियाकलाप कहना चाहिए उसको। तो मान लीजिए किसी वस्तु पर कार्य किया गया, है ना, और वस्तु पर क्या घटित हो रहा है, कार्य कौन कर रहा है। ओके, तो इन प्रश्नों का उत्तर कैसे जानेंगे, तो चलिए आगे देखते हैं। 11.1 का 2 कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना। फ्रेंड्स, विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कार्य को किस प्रकार देखते हैं और परिभाषित करते हैं, ये समझने के लिए कुछ स्थितियों के बारे में विचार करते हैं या कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी सतह पर रखे एक गुटके को धकेलते हैं और गुटका कुछ दूरी तय करता है। आपने गुटके पर कुछ बल लगाया जिससे गुटका विस्थापित हो गया। इस स्थिति में कार्य हुआ। और एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो एक लड़की किसी ट्राली को खींचती है, ट्राली कुछ दूर तक चलती है, लड़की ने ट्राली पर बल लगाया और वह विस्थापित हुई, इसलिए कार्य किया गया। और तीसरा उदाहरण लेते हैं। एक पुस्तक को किसी ऊंचाई तक उठाइए। ऐसा करने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा। पुस्तक ऊपर उठती है, पुस्तक पर एक बल लगाया गया और पुस्तक गतिमान हुई, इसलिए कार्य किया गया। ठीक है, तो इन तीनों उदाहरणों से, इन तीनों स्थितियों में हम देखते हैं कि कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना बहुत आवश्यक है। पहला क्या है, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, दूसरा वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। क्या, पहला वस्तु पर बल लगना आवश्यक है, दूसरा वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। यदि इनमें से कोई भी दशा पूरी नहीं होती तो कार्य नहीं किया गया है। ओके, और विज्ञान में हम कार्य को इसी दृष्टि से देखते हैं। मान लो एक बैलगाड़ी किसी गाड़ी को खींच रहा है, गाड़ी चलती है, गाड़ी पर एक बल लग रहा है और गाड़ी कुछ दूर चली है। क्या आपके विचार में इस स्थिति में कार्य किया गया? तो फ्रेंड्स, हमारे डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे कार्य सम्मिलित हैं। ओके, तो आप उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। और कभी कभी कुछ स्थितियों पर भी विचार कीजिए जब वस्तु पर बल लगाया जाता है पर वो विस्थापित नहीं होती, है ना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। 11.1 का 3 एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। तो विज्ञान में कार्य को कैसे परिभाषित किया जाता है, इसे समझने के लिए पहले हम उस स्थिति पर विचार करते हैं जब बल विस्थापन की दिशा में लग रहा हो। विस्थापन मतलब किसी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर खिसकना या आगे बढ़ना। ठीक है, वही विस्थापन कहलाता है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में जाना था। तो मान लीजिए कि किसी वस्तु पर एक नियत बल F कार्य करता है और मान लीजिए कि वस्तु बल की दिशा में S दूरी विस्थापित हुई है। यहाँ पर हम डायग्राम से देखते हैं। मान लीजिए एक वस्तु है ना, इस पर एक नियत बल F कार्य करता है। ओके, और वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हुई, जिसको हम S से डिनोट करेंगे। तो मान लीजिए W किया गया कार्य है। यहाँ पर ये जो W है वो किया गया कार्य है। ठीक है, तो कार्य की परिभाषा के अनुसार क्या होगा, तो कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर है। ओके, क्या है, किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर है, जिसको हम सूत्र से कैसे, सूत्र में अगर लिखना चाहें तो किया गया कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। तो W बराबर Fs, ये हमारा एक समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इससे हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के
परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। हमने इसी सूत्र को क्या किया, एक्सप्लेन किया। किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, और कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। ठीक है, मतलब ये एक अदिश राशि है जैसे कि हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, समीकरण जो हमको 11.1 प्राप्त हुआ है, इसमें F बराबर 1 न्यूटन है ना, और S बराबर 1 मीटर हो तो बल द्वारा किया गया कार्य 1 न्यूटन मीटर होगा। यहाँ पर बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक न्यूटन मीटर या फिर जूल है। ओके, क्या कहते हैं, बल के मात्रक को न्यूटन मीटर या फिर जूल कहते हैं। इसलिए 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे। ओके, मैंने क्या कहा कि 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे। तो फ्रेंड्स, समीकरण 11.1 है ना, जो समीकरण है इसको ध्यान से देखिए। यदि वस्तु पर लगने वाला बल 0 हो तो किया गया कार्य कितना होगा, यदि वस्तु का विस्थापन 0 हो तो किया गया कार्य कितना होगा। तो उन दिशाओं के बारे में जानिए, सोचिए जिनका कार्य होने के लिए पूरा होना आवश्यक है। चलिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है ना। बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है। यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहे तो समीकरण 11.1 के अनुसार किया गया कार्य होगा। अब इसको जो हमारा सूत्र है उस पर मान रख देते हैं। 5 न्यूटन गुणित 2 मीटर बराबर 10 न्यूटन मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, या फिर इसको 10 जूल भी बोल सकते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 न्यूटन बल लग रहा है किसी वस्तु पर। यहाँ पे आप डायग्राम से देख सकते हो 5 न्यूटन बल लग रहा है इस पर, और विस्थापन कितना हो रहा है 2 मीटर। ठीक है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको 10 जूल या फिर 10 न्यूटन मीटर प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, एक और स्थिति पर विचार करते हैं जिसमें बल और विस्थापन की एक ही दिशा में है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक बच्चा किसी खिलौने कार को जमीन के धरती के समानांतर खींच रहा है। ओके, तो बच्चे ने कार के विस्थापन की दिशा में बल लगाया है। इस स्थिति में किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। इस प्रकार की स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। मतलब बल की दिशा मतलब विस्थापन की दिशा मतलब, मान लो ये कोई वस्तु है, आपको इधर से नहीं इधर से बल लगाना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, धनात्मक होगा। ओके, और एक स्थिति और लेते हैं जिसमें किसी एक वस्तु समान वेग से किसी नियत दिशा में गति कर रही है और उस पर विपरीत दिशा में एक अवमंदक बल है ना F आरोपित किया जाता है। मतलब दोनों दिशाओं के बीच 180 अंश का कोण बन रहा है। तो मान लो कि वस्तु h दूरी के विस्थापन के पश्चात रुक जाती है। ऐसे स्थिति में F द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाएगा। ओके, और इसे ऋण चिन्ह द्वारा निर्देशित किया जाएगा। ठीक है, और बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो F इंटू माइनस एस या फिर माइनस F इंटू एस। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, दो स्थितियों के बारे में हमने देखा। एक स्थिति में विस्थापन की दिशा में बल लगाना और दूसरा विस्थापन की दिशा के विपरीत बल लगाना। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
तो जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, और जब विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इन दोनों एग्जाम्पल में, इन दोनों स्थितियों में ये स्पष्ट होता है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक या ऋणात्मक दोनों में से कोई एक हो सकता है। और इसे समझने के लिए हम मान लो एक क्रियाकलाप या फिर एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है, मान लो किसी वस्तु को आप ऊपर उठाइए, आपके द्वारा वस्तु पर लगाए गए बल के द्वारा कार्य किया गया, वस्तु ऊपर की ओर चलती है, आपके द्वारा लगाया गया बल विस्थापन की दिशा में है। ठीक है, पर वस्तु पर गुरुत्वीय बल भी कार्यरत है, और इसमें कौन सा बल धनात्मक कार्य कर रहा है और कौन सा बल ऋणात्मक कार्य कर रहा है, आपको कारण बताना है। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। एक कूली 15 किलोग्राम का बोझ धरती से 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा बोझे पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। तो बोझ का द्रव्यमान m बराबर कितना है, 15 किलोग्राम। विस्थापन कितना है, s बराबर 1.5 मीटर 1.5 मीटर। तो किया गया कार्य W बराबर F इंटू एस, या फिर इसको mg इंटू एंस भी लिख सकते हैं। तो अब इसको मान रखने पर 15 किलोग्राम इंटू 10 मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग गुणित 1.5 मीटर। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमको कितना मिलेगा, 225 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 225 न्यूटन मीटर या फिर 225 जूल। ठीक है, क्वेश्चन का था एक कुली 15 किलोग्राम का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। इसके द्वारा बोझे पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। तो कुली द्वारा बोझे पर किया गया कार्य 225 जूल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आज ये वीडियो ख़त्म करते हैं और आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, आपने हमारे नए चैनल रूलर एकेडमी के बारे में मयंक सर से सुना ही होगा, और उसमें आपको डेली जो करंट अफेयर्स हैं वो मिलते हैं। तो आप डेली करंट अफेयर्स के लिए वहाँ पर जाइए और उसका लाभ उठाइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप हमारे जो नए चैनल हैं रूलर एकेडमी उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो लोग करंट अफेयर्स के लिए इधर उधर भटक रहे हैं उनको एक सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।